हेलो मेरे 2 मार्च वाले यूपी योद्धाओं, तो हो जाओ तैयार क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट 2 मार्च को इंग्लिश का पेपर देंगे उनको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश का एक वायरल पेपर लेकर आए हैं। 2 मार्च को ऐसे ही इंग्लिश का पेपर आएगा और ये कोई ऐसा वैसा वीडियो नहीं है, ये बहुत स्पेशल वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी दूंगा। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पूरे पेपर का मैं सॉल्यूशन भी दूंगा और जिनको इंग्लिश से डर लगता है टेंशन मत लो, शुभम सर आ चुके हैं आपसे आपके अंदर से डर को भगाने के लिए। तो अगर आपका भी टारगेट है इंग्लिश में 100 में 99 लाने का तो भैया इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। देखिए, ये जो हमारा पेपर है ये वायरल पेपर है, इसके साथ मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी बताऊंगा हिंदी मीनिंग के साथ। देखो, सेक्शन ए आपको कैसे लिखना है, वहां पे जाकर बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करना है, वो सब मैं बताऊंगा। सेक्शन बी आपका देखो ये लेटर आर्टिकल जो भी है सबको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सेक्शन सी आपका ग्रामर है, इनको भी मैं बताऊंगा। मतलब ये पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा आज के इस क्लास में, ठीक है। और सेक्शन डी जो लिटरेचर है, इस पूरे सेक्शन को हम आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। और जो स्टूडेंट सोचते हैं सर इंग्लिश मेरा कमजोर है, हम कमजोर नहीं रहने देंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी क्लास नहीं मिलेगा कि पूरे पेपर का आपको सॉल्यूशन दिया जाए, वो भी हिंदी मीनिंग के साथ। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये 100 नंबर का जो आपका पेपर होता है, इस वीडियो को देख लो, इस पूरे पेपर को आप एग्जाम में बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे, क्योंकि मैं आपको यह भी बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है, मैं आपको यह भी बताऊंगा कॉपी में लिखना कैसे है, सब कुछ प्रैक्टिकली में बताऊंगा। ऐसा वीडियो बार बार नहीं मिलता, किस्मत वालों को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, ऐसे ही आपको इंग्लिश का पेपर मिलेगा, ठीक है। यहां पे रोल नंबर रहेगा, नेम रहेगा, यहां पे पेपर कोड दिया रहेगा, यहां 2024 इंग्लिश लिखा रहेगा। समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट, मैक्सिमम मार्क 100 का रहेगा। मैं पूरे पेपर को हिंदी मीनिंग के साथ विद सॉल्यूशन बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन अगर कुछ बड़ा करना है तो कुछ बड़ा देखना भी पड़ेगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे कि 15 मिनट आपको परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ना है। फिर दिया है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन ए बी सी डी, मतलब ये क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में है, ए बी सी डी। और तीसरा है ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शंस आर कंपलसरी, सभी सेक्शन के सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है। चौथा है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन जितने नंबर का है उसके सामने लिखा है। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग जो है भैया ये 15 नंबर का आता है। मतलब इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, ये देखो इतना बड़ा पैसेज है, इसके नीचे क्वेश्चन दिया जाएगा ए बी सी डी ई करके क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के लिए 3 3 6 3 9 3 12 और एक एक नंबर की वोकैबुलरी 3 रहेंगी, 15 नंबर, ठीक है। तो पहले हमें करना क्या है, पहले हमें खूब ध्यान से इसको पढ़ना है। देखो इसको पढ़ना है, बी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर वीकनेस द मोमेंट बी आर प्लेस्ड इन सम रेस्पॉन्सिबल पोजीशन। यानी कि बी बिकम हम हो जाते हैं, ठीक है, या हमें होता है कॉन्शियस एहसास ऑफ आवर वीकनेस अपनी कमजोरी का द मोमेंट उस समय पर, बी आर प्लेस्ड जब हमें बिठाया जाता है, इन सम रेस्पॉन्सिबल पोजीशन कुछ जिम्मेदार पदों पर। तो हमें अपनी कमजोरी का एहसास उसी पल हो जाता है जब हमें किसी जिम्मेदार पद पर बैठाया जाता है। जैसे जो काम हमको ना आता हो उस पर बैठा दिया जाए भैया, तो हमें अपनी कमजोरी का पता चल जाएगा मैं कितना कमजोर हूं, ठीक है। ये ध्यान रखना, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता और बोर्ड एग्जाम में पेपर आ जाए तो आपको पता चल जाएगा मैंने क्या किया है, मैंने भाई कितना कमजोर हूं, ठीक है। आगे देखिए, बी देन ट्राई टू प्रूव इक्वल टू द टास्क, मतलब बी देन तब हम ट्राई प्रयास करते हैं, टू प्रूव सिद्ध करने का, इक्वल बराबर, टू द टास्क अपने कार्यों को, फिर हम कार्य के बराबर सिद्ध होने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कि हम कार्य को कर सकें। आगे देखिए, इफ वी आर एवर टेम्पटेड टू गो एक्स्ट्रा, इफ अगर वी आर हम एवर कभी टेम्पटेड लुभाए जाते हैं, टेम्पटेड का मतलब प्रलोभित होना या लुभाना, ठीक है। टू गो एस्ट्रे यानी कि भटकने के लिए, यदि हम कभी भी भटकने के लिए प्रलोभित होते हैं, इट इज दिस थॉट, तो यही वो विचार है, व्हिच जो प्रिवेंट्स रोकता है अस हमें फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से। तो यही वो विचार है जो हमें ऐसा करने से रोकता है, ठीक है। आगे देखिए,
मैं ध्यान से पढ़ा रहा हूं, पूरा पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा, थोड़ा समय लगेगा, आप लोग देख लेना। अभी इसको मैं बताऊंगा कैसे आपको लिखना इसका आंसर, मैं इसको हिंदी मीनिंग के साथ बता रहा हूं ताकि कुछ समझ में आए आपको। चलिए हम ऐसे बता देते हैं। डज द एडिटर एवर केयर टू वेट हिज वर्ड व्हेन ही लॉन्चेज हिज फियरी डेनेक्सिएशन डे इन एंड डे आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट? यानी कि डज क्या द एडिटर जो संपादक होता है, एवर वो कभी केयर, मतलब केयर का मतलब क्या होता है? केयर का मतलब होता है परवाह करना, ठीक है। टू वेट, अपने वेट हिज वर्ड, अपने जो वर्ड बोलता है वो क्या उसको तौल कर बोलता है, ठीक है। व्हेन ही लॉन्चेज हिज फियरी डेनेसिएशन डे, यानी कि इसका मतलब क्या होगा? जब वो दिन ब दिन सरकार के खिलाफ अपनी उग्र निंदा करता है, ठीक है। तो डे आउट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के खिलाफ। तो यहां पे कहा जा रहा है कि जो संपादक होता है, क्या संपादक कभी भी अपने शब्दों को तौलने की परवाह करता है जब वो दिन ब दिन सरकार के खिलाफ अपनी उग्र निंदा शुरू करता है, ठीक है। बट लेट हिम हैव ए सीट इन द कैबिनेट, ठीक है। बट लेकिन लेट हिम हैव ए सीट, उसके पास सीट होना चाहिए इन द कैबिनेट, कैबिनेट में, लेकिन उन्हें कैबिनेट में एक सीट तो मिलनी ही चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, नो वन इज सो थॉटफुल, कोई भी उतना विचारशील नहीं है, सो वाइज, उतना बुद्धिमान नहीं है, सो फारसाइज्ड, मतलब उतना ज्यादा दूरदर्शी नहीं है। मतलब जो एक एडिटर होता है, जैसे किसी भी न्यूज एंकर हो या एडिटर हो, वो जितना ज्यादा क्या वो जितना ज्यादा विचारशील है, जितना बुद्धिमान है और जितना दूरदर्शी है, उतना कोई नहीं होता। और टेक द केस ऑफ ये यंग मैन, और अगर एक युवा आदमी के मामले को देखें, हम युवा आदमी को देखें जैसे हम लोग हैं, हाउ रेकलेस एंड इररेस्पॉन्सिबल ही इज। हाउ रेकलेस, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह, कितना लापरवाह, एंड इररेस्पॉन्सिबल, और कितना गैर जिम्मेदार ही इज वो है, कितना लापरवाह और कितना गैर जिम्मेदार है। जैसे हमारे लोगों में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, वो कितना ज्यादा लापरवाह और कितना ज्यादा गैर जिम्मेदार हैं, ठीक है। बट लेकिन लेट हिम मैरी, जब उनकी शादी कर दी जाती है, एंड हैव चिल्ड्रन, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन उसको बेरोजगार है वो, ठीक है। लेकिन इसी बीच क्या होता है, उसे शादी करने दो और बच्चे पैदा करने दो, भाई वो तो हो जाएगा, लेकिन कहां से कमा के खिलाओगे, ठीक है। द सेम वाइल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफर्ड इनटू ए सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, और वही जो युवा होते हैं, जो जवान लोग होते हैं, अब वो शांत और गंभीर गृहस्थ में बदल गए हैं। मतलब शादी कर लेंगे, गृहस्थ में चले जाएंगे, ठीक है, बच्चों को पालेंगे आराम से। अब देखिए इसके नीचे 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज, मतलब इस पैसेज के माध्यम से राइटर हमें क्या कहना चाहता है। तो देखो, ऐसे पहले हम सेक्शन ए हेडिंग डालेंगे, कॉपी लिखेंगे तब, और आंसर नंबर 1 डालेंगे। फिर आप इसको कर रहे हैं तो बीकम डॉट डॉट करके ऐसे लिख देंगे, बीकम डॉट डॉट करके हाउस होल्डर। अब आंसर ए हम लिखेंगे, व्हाट डज द राइटर वांट टू कन्वे थ्रू द पैसेज, यानी कि लेखक इस पैसेज के माध्यम से क्या कहना चाहता है। तो देखो यहां पे थ्रू द गिवन पैसेज, इस पैसेज के माध्यम से द ऑथर एडॉप्ट, लेखक ने प्रकाश डाला है, द ऑथर वांट, लेखक चाहता है, टू हाईलाइट, प्रकाश डालना, हाउ पीपल, कैसे लोग, एडॉप्ट एंड चेंज, यानी कि कैसे लोग जो हैं वो अनुकूलन और परिवर्तन, अकॉर्डिंग के अनुसार, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों, एंड वीकनेस और कमजोरियों के, दैट जो कम वित्तीय पोजीशन, जो एक पद के साथ आती है। तो लेखक इस बात पर प्रकाश डालना चाहता है कि लोग किसी पद के आने वाली जिम्मेदारियों और कमजोरियों के अनुसार कैसे अनुकूलन और परिवर्तन करते हैं। जैसे आपको किसी पद पर अचानक बैठा दिया जाए, आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको अपनी कमजोरी का महसूस होगा, ठीक है। तो यहां पे ऐसे आपको लिख देना, यही सब, ये देखिए यही सब आपको यहीं से लिख देना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पोजीशन, ठीक है। थोड़ा ढूंढ के इसमें से आपको लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, व्हाट चेंज ये रेकलेस यूथ इनटू ए सोबर एंड ग्रेव हाउस होल्डर, ठीक है। यानी कि आपसे कहा जा रहा है, देखो व्हाट चेंज, सॉरी ये बी वाला ये है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी कि इस एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है। टू प्रूव इक्वल टू टास्क, यानी कि कार्य को बराबर सिद्ध करना, इसका अर्थ क्या है। देखो इसका मीनिंग क्या है, आंसर बी ऐसे हेडिंग डालेंगे। द फ्रेज, इस फ्रेज का टू प्रूव इक्वल टू टास्क, यानी कि सबको बराबर साबित करने के लिए, मीन्स इसका अर्थ है टू डू एवरीथिंग, यानी कि सभी चीजों को करना, फ्रॉम डेवलपिंग, विकास करके, नेसेसरी, आवश्यक, एबिलिटी, योग्यता, टैलेंट, एबिलिटी का मतलब क्या होता है, गुड, टैलेंट, योग्यता, क्वालिटीज, क्वालिटीज का मतलब गुड, आर कैपेबिलिटी, और जो क्षमता होती है टू हैंडल करने के लिए, और अकॉम्प्लिश, ये गिवन रोल और सिचुएशन, यानी कि दिए गए रोल और सिचुएशन को, ठीक है। यानी कि
ये जो आपका टू प्रूव इक्वल टू टास्क है, इसका मतलब है कि किसी दी गई भूमिका या स्थिति, देखो ये गिवन रोल, किसी दी गई भूमिका और सिचुएशन या स्थिति, ठीक है, को संभालने, टू हैंडल, को संभालने, हैंडल का मतलब होता है संभालना, को संभालने या पूरा करने के लिए जो आवश्यक क्षमता होती है, ठीक है, प्रतिभा एबिलिटी होती है, टैलेंट होता है, ठीक है, और क्षमता होती है, ठीक, क्षमता विकसित करने के लिए सब कुछ करना है, ठीक है। तो ये आपका होगा। देखिए आप लोग कहेंगे सर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखो भैया ये अनसीन पैसेज है, पूरे 15 नंबर आपको इसके लिए मिलते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको अपनी तरफ से लिखना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ सारी चीजें आपको दी गई हैं, देखो कहीं होगा हैंडल एबिलिटी, ये सब लिखा होगा यहीं में, ठीक है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब जिस तरह से आपको इसी में से ढूंढ ढूंढ कर कुछ अपनी तरफ से बना बना के इसमें लिखना होगा। देखो सो थॉटफुल, ठीक है, ऐसे आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। अब देखिए स्टूडेंट सी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस, क्या परिवर्तन, ये रेकलेस, रेकलेस का मतलब क्या होता है बताइए। अभी मैंने बताया था रेकलेस का मतलब लापरवाह, यूथ युवा, इनटू ये शोवर, शोवर का मतलब होता है शांत, एंड ग्रेव और गंभीर, हाउस होल्डर, यानी कि हाउस होल्डर का मतलब क्या होता है, गृहस्थ, ठीक है। तो क्या चीज एक लापरवाह युवा को एक शांत और गंभीर गृहस्थ में बदल देती है, यानी कि ऐसा क्या चीज है, मान लीजिए कोई लड़का बहुत लापरवाह है, कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसी क्या चीज आती है कि उसको गंभीर और एक शांत गृहस्थ में बदल देती है, उसको शांत कर देती है। देखो क्या है, शादी, मैरिज यानी कि विवाह, एंड पेरेंटहुड, और पेरेंटहुड का मतलब क्या होता है बताइए, पेरेंटहुड का मतलब होता है पिता बनना, ठीक है, या माता पिता बनना। चेंजेस बदल देती है ये रेकलेस, लापरवाह यूथ युवा को, इनटू ये सोबर, एक शांत, एंड ग्रेव हाउस होल्डर, और एक गंभीर गृहस्थ में, यानी कि विवाह और माता पिता बनना एक लापरवाह युवा को एक शांत और गंभीर गृहस्थ में बदल देता है। मतलब जब लड़का बहुत लापरवाह हो, अगर उसकी शादी कर दी जाए, उसकी पत्नी आ जाए, उसके बच्चे हो जाए ना, तो वो ऑटोमेटिक गंभीर और शांत हो जाता है, भले ही वो लापरवाह हो, उसका काम करने में मन करने लगता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कैसे बच्चों को खिलाएंगे, कैसे उनको पालेंगे, कैसे उनका भविष्य बनाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उसको आती है ना, तब वो लापरवाह लड़का भी बदल जाता है शांत और गंभीरता में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है देखो ये, बट लेट हिम मैरी एंड हैव चिल्ड्रेन द सेम वाइल्ड यूथ नाउ ट्रांसफर्ड, यानी कि जब उसकी शादी और उसके बच्चे हो जाते हैं तो द सेम वाइल्ड यूथ इज नाउ ट्रांसफर्ड इनटू ए सोबर एंड ग्रेट हाउस होल्डर, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। आंसर नंबर क्वेश्चन डी देखिए, व्हाट चेंज डू यू फाइंड इन द एडिटर व्हेन वंस ही गेट्स ए सीट इन द कैबिनेट, यानी कि जब किसी संपादक को कैबिनेट में जगह मिलती है तो वो क्या बन जाता है, ठीक है, जगह मिल जाती है तो उसमें क्या बदलाव आते हैं। तो देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। देखो व्हेन एन एडिटर गेट्स सीट इन द कैबिनेट हेल्प्स बिकम थॉटफुल वाइज एंड फार साइज्ड, यानी कि जब किसी संपादक को कैबिनेट में जगह मिलती है तो वो थॉटफुल विचारशील हो जाता है, वाइज बुद्धिमान हो जाता है, एंड फार साइज्ड यानी कि वो दूरदर्शी हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो, ये लिखा है वन इज सो थॉटफुल, सो वाइज एंड सो फार साइज्ड, जब उसके कैबिनेट में जगह मिलती है तो वो हो जाता है। ऐसे आंसर आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है। आंसर ई पे आते हैं। देखो हमने 12 नंबर कंप्लीट कर लिया। देखो ध्यान से समझोगे तभी इसको समझ पाओगे, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम अब आपको खुद को देना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ई देखो, Which word in the passage the opposite of responsible, इस पैसेज में रिस्पॉन्सिबल का अपोजिट क्या है, जिम्मेदार का अपोजिट क्या है। तो देखो इसका अपोजिट है रेकलेस। देखो रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार, तो यहाँ पे देखो रेकलेस है, रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हुए ना। देखो उसका मतलब जिम्मेदार और रेकलेस का मतलब लापरवाह, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स है, अपोजिट है, ठीक है। दूसरा देखो, व्हाट डज द वर्ड टू गो स्ट्रे मीन्स इन द पैसेज, यानी कि टू गो स्ट्रे का मतलब इस पैसेज में क्या है। टू गो स्ट्रे का मतलब होता है भटक जाना। तो देखो टू गो स्ट्रे फ्रॉम द करेक्ट पाथ और करेक्ट वे टू डूइंग समथिंग, यानी कि टू गो स्ट्रे जो है किसी काम को करने के सही रास्ते या सही तरीके से दूर चले जाना, इसका मतलब यही है। क्योंकि गो स्ट्रे का मतलब होता है भटक जाना, तो इसका मतलब यही होगा, टू गो अवे फ्रॉम द करेक्ट पाथ और करेक्ट वे टू डूइंग समथिंग, यानी कि किसी काम को करने के सही रास्ते या सही तरीके से दूर चले जाना। तीसरा देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन अवेयर ऑफ, इस पैसेज में किसका मतलब अवेयर ऑफ है। तो देखिए कहीं कंसियस होगा, ठीक है। ये देखिए कंसियस, कंसियस का मतलब होता है क्या, कंसियस का मतलब भी होता है सचेत, सचेत कह लें, सचेतन कह लें, या फिर एक और चीज मैंने बताया था। देखो यहाँ पे क्या होगा, कंसियस, कंसियस का मतलब क्या होता है सचेतन,
या इसको हम लोग जागरूक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्शियस आपका हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा। देखो पांचों का आंसर मैंने दे दिया, ये 15 नंबर आपका कंप्लीट, 3-3 नंबर का ये था, 1-1 नंबर का ये, मतलब ढूंढ ढूंढ कर आपको लिखना होगा, थोड़ा मेहनत करना होगा। हिंदी में जैसे गद्यांश होता है उतना इजी इंग्लिश में नहीं होता, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब चलिए सेक्शन बी पे चलते हैं। हमारा 4 सेक्शन में पेपर होगा, सेक्शन ABCD। तो सेक्शन ए को हमने जाना, मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया, ठीक है। अब सेक्शन बी पे चलेंगे, उसको समझेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, सेक्शन बी है, ये राइटिंग है। राइटिंग सेक्शन में 2 चीजें होंगी, एक तो आपका आर्टिकल होगा 10 नंबर का, एक लेटर होगा 10 नंबर का। आर्टिकल में देखिए, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, यानी कि आपको इन तीनों में से किसी एक टॉपिक पर 100 से 150 वर्ड में एक आर्टिकल लिखना है, एक लेख लिखना है। जैसे देखो, ए है अर्ली राइजिंग, यानी कि जल्दी उठना। आप में से कितने लोग जल्दी उठते हैं और आप कितने बजे उठते हैं, कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर आपको इन सब चीजों का नोट्स चाहिए, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लेना। बी देखो, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, हमको भी पता है। सी, योर प्लान फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए आपकी योजना क्या है, ये बताना है। तो तीनों में से किसी एक पर आपको आर्टिकल लिखना है। भैया 10 नंबर दे दिया जाएगा, तो हम पहले सेक्शन बी राइटिंग हेडिंग डालेंगे, फिर आंसर नंबर 2 डालेंगे, फिर हम लिख रहे हैं मान लीजिए अर्ली राइजिंग पर, तो ए ऐसे लिखकर अर्ली राइजिंग कर देंगे। आर्टिकल लिखने का 2 तरीका है, या तो आप हेडिंग वाइज लिखें, या तो फिर छोटे छोटे पैसेजेस में आपको आर्टिकल लिखना है, ये बेटर रहेगा। ऐसा नहीं कि एक ही पैसेज में पूरा आर्टिकल लिख दिया, ये गलत तरीका है। तो अर्ली राइजिंग, सुबह जल्दी उठना, इस पर हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्टली बताते हुए चलूंगा, क्योंकि बहुत लंबी क्लास नहीं होनी चाहिए। देखो, द आइडिया ऑफ अर्ली राइजिंग एंड द मैनी बेनिफिट इट हैज बीन पुट इनटू आवर माइंड फ्रॉम द टाइम वी आर वेरी यंग। एज यंग चिल्ड्रन वी आर टॉट बाई आवर एल्डर दैट स्लीपिंग लेट एंड राइजिंग लेट एज ए बैड हैबिट, ठीक है। यानी कि फ्रॉम द टाइम, यहां आपको फुल स्टॉप लगाना है। देखो, अब देखो क्या है, द आइडिया ऑफ अर्लिंग राइजिंग, जल्दी उठने का विचार, एंड और द मैनी बेनिफिट, अनेक लाभ, इट हैज बीन पुट, जो डाले जाते रहे, इनटू आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क में, फ्रॉम द टाइम, समय समय पर। तो जल्दी उठने का विचार और इसके अनेक लाभ हमारे मन में बचपन से ही डाले जाते रहे हैं कि भैया जल्दी उठा करो, सुबह उठकर पढ़ा करो, नहीं तो पता चले आपका नंबर अच्छा नहीं आया तो घर वाले तुम्हें भगा भगा के मारेंगे, ठीक है। मतलब मारेंगे नहीं भाई, सबके बच्चे हैं, वो सोचेंगे अच्छा है, आप भी चाहते हैं रिजल्ट अच्छा है। देखो, वी आर वेरी यंग, हम छोटे छोटे थे, जब बहुत छोटे थे। एज यंग चिल्ड्रन, एक छोटे बच्चे थे। वी आर टॉट, हमें सिखाया जाता था, बाई आवर एल्डर, हमारे बड़ों के द्वारा, दैट की स्लीपिंग लेट, यानी कि जल्दी देर तक सोना, एंड राइजिंग लेट, और जल्दी उठना, एज ए बैड हैबिट, ये बुरी आदत है, ठीक है। सॉरी, जल्दी नहीं उठना, ठीक है। तो छोटे बच्चों के रूप में हमें हमारे बड़ों द्वारा सिखाया जाता है कि देर तक सोना और देर से उठना एक बुरी आदत है। मतलब देर तक सोना और देर से उठना ये बुरी आदत है। आपको जल्दी सो जल्दी उठो, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, we all have heard the old proverbs, early to bed, early to rise, make a man healthy, wealthy and wise। यानी कि हमें कहा गया है, we all have heard, हमने सुना है, the old, अपने पूर्वजों से प्रूव्ड, सिद्ध किया है, early to bed, मतलब जल्दी सो जाओ, अर्ली टू राइज, और जल्दी उठ जाओ। जल्दी सोना और जल्दी उठना मेक्स ए मैन, वो एक आदमी को बनाता है हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, यानी कि स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान। तो हमें जो है, हम सभी ने पुरानी कहावत सुनी है, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठना, जल्दी सोना, जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। ये सच है, ठीक है। आप किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के पास जाएंगे, उनकी नींद बहुत कम होती है, सोना ज्यादा नहीं चाहिए, पर्याप्त मात्रा में, बस अपने समय जितना सोना हो उतने ही थोड़ा बहुत सो। राइजिंग अर्ली, जल्दी सोना, सॉरी जल्दी उठना, हैज ऑलवेज, हमेशा, बीन एसोसिएटेड, वो जुड़ा रहा है, विथ न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है न्यूमरस साइंटिफिक, यानी कि वैज्ञानिक रूप से, प्रूवन बेनिफिट, यानी कि सिद्ध होता है, मतलब लाभ सिद्ध होता है। तो जल्दी उठना हमेशा से कई वैज्ञानिक रूप से सिद्ध लाभों से जुड़ा रहा है, ठीक है। बस एक हमारा पैसेज हो गया। अब आपको दूसरा पैसेज स्टार्ट होगा, मतलब पैसेज वाइज आपको लिखना है। व्हेन वी राइज अर्ली, जब हम जल्दी उठते हैं, वी गेट दोज सम एक्स्ट्रा आवर ड्यूरिंग व्हिच वी कैन वर्क टू कीप, यानी कि दोज, हमें सम एक्स्ट्रा आवर, कुछ एक्स्ट्रा घंटे, ड्यूरिंग व्हिच, के दौरान, व्हिच वी कैन वर्क, हम काम कर सकते हैं, टू कीप, मतलब इनका कहना है कि जब हम जल्दी उठते हैं तो हमें कुछ अतिरिक्त घंटे मिलते हैं, ठीक है, जिसके दौरान हम काम कर सकते हैं। आगे भी है, उसको देखते हैं।
आवर माइंड एंड बॉडी फिट, यानी कि अपने मस्तिष्क और शरीर को फिट बनाने के लिए। मतलब जब हम जल्दी उठते हैं तो हमें कुछ अतिरिक्त घंटे मिलते हैं जिसके दौरान हम अपने दिमाग और शरीर को फिट रखने के लिए काम कर सकते हैं। हम योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। हमें अपने शरीर को स्वस्थ बनाना है क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है, और इस पर भी आर्टिकल आता है कभी कभी। दिस इज अ टाइम, ये है वही समय है, ठीक है। दिस इज अ टाइम, ये वो समय है व्हेन, जब आवर माइंड, हमारा मस्तिष्क, आर मोस्ट रिसेप्टिव, यानी कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो सबसे अधिक ग्रहणशील होता है, एंड और हैंस, और जो है इसलिए यू मे हैव हर्ड पीपल गेटिंग अप अर्ली टू स्टडी एंड डू ऑल काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क। यू में आप ने सुना है, हर्ड सुना है, पीपल लोगों से, गेटिंग अप अर्ली जल्दी उठो, टू स्टडी पढ़ने के लिए, एंड डू ऑल काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क, और अपना सबसे इंपॉर्टेंट वर्क काम करो, ठीक है। तो कहा गया है कि और इसलिए आपने लोगों को पढ़ाई और सभी प्रकार के महत्वपूर्ण काम करने के लिए जल्दी उठते हुए सुना होगा। आप अगर देखेंगे मोटिवेशनल वीडियो तो आपको कहा जाएगा भाई सुबह जल्दी उठो। अगर आप पढ़ रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, सुबह उठकर पढ़ोगे, जो चीज नहीं याद हो रही है सुबह उठकर याद हो जाएगी, क्योंकि उस समय आपका माइंड बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है और बहुत ज्यादा चीजों को पकड़ता है, ठीक है। तो आपको सुबह जल्दी उठना है, ये मैं कह रहा हूं, मेरे कहने से क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट हमारा रहेगा, देखो, ड्यूरिंग दीज अर्ली आवर, इन शुरुआती घंटों के दौरान, देयर आर लेस डिस्ट्रैक्शन, यानी कि हमें कुछ विकर्षण कम होते हैं, मतलब कुछ हमारे अंदर जो चिंताएं हैं, जो डिस्ट्रैक्शन है वो कम होंगे, एंड और हैंस, इसलिए आवर प्रोडक्टिविटी, हमारी जो उत्पादकता है, इंक्रीजेज, वो बढ़ेगी इमेंसली, मतलब काफी ज्यादा। तो इन शुरुआती घंटों के दौरान विकर्षण कम होते हैं और इसलिए हमारी उत्पादकता काफी ज्यादा बढ़ जाती है, काम करने की शक्ति बहुत अच्छी बढ़ती है। राइजिंग अर्ली इनेबल्स अस टू बी ऑन टाइम, यानी कि जल्दी उठने से हम समय पर पहुंच पाते हैं। बाय बिगिनिंग आवर डे अर्ली, यानी कि अपने दिन की शुरुआत जल्दी करने से, वी आर एबल टू मैनेज आवर वर्क, हम अपने काम को ठीक प्रकार से प्रबंधित करने में सक्षम होते हैं प्रॉपरली, लीडिंग टू बेटर टाइम मैनेजमेंट, और अपने टाइम मैनेजमेंट को भी बेहतर कर पाते हैं, ठीक है। वन हु राइजेस अर्ली इज एबल टू गेट द मोस्ट साउंड, यानी कि वो जो जल्दी उठता है, जो व्यक्ति जल्दी उठता है, वही सबसे अच्छी शांतिपूर्ण, देखिए, एंड पीसफुल स्लीप, और शांतिपूर्ण नींद, यानी कि जो व्यक्ति जल्दी उठता है वो सबसे अच्छी और शांतिपूर्ण नींद ले पाता है। राइजिंग अर्ली गिव्स अस टाइम टू मीडिएट, यानी कि जल्दी उठने से हमें ध्यान करने का समय मिलता है, मेडिटेशन कर सकते हैं, व्हिच गिव्स आवर बॉडी एन एनर्जिंग एंड पॉजिटिव स्टार्ट टू द डे, और जो मेडिटेशन है वो हमें देती है, आवर बॉडी, हमारे शरीर को, एन एनर्जिंग, एक ऊर्जावान, एंड पॉजिटिव स्टार्ट, और सकारात्मक शुरुआत टू द डे, दिन की। तो अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो हमारे शरीर को दिन की ऊर्जावान और सकारात्मक शुरुआत उससे मिलती है, ठीक है। एंड दिस पॉजिटिविटी इज द की टू ए स्ट्रेस फ्री लाइफ, एंड और दिस पॉजिटिविटी, ये सकारात्मकता, इज द की, चाबी है, कुंजी है, टू ए स्ट्रेस, यानी कि हमारी तनाव का, फ्री लाइफ, मुक्त जीवन का, और यही सकारात्मक तनाव मुक्त जीवन की कुंजी है। मतलब आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से बहुत सारे बेनिफिट हैं। आप जितना काम करते हैं, आपको स्टार्टिंग के कुछ घंटे आपको मुफ्त में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अर्ली राइजिंग में बताई जाती हैं। तो सुबह जल्दी उठा करो, ठीक है। देर तक मत सो, क्या रखा है, उठोगे, कुछ कर लोगे लाइफ में, बहुत आगे जाओगे, ठीक है। सोने में कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेटर राइटिंग पे चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा है, ये देखिए, इसी में एक लेटर आता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी कि आपके यहाँ, देखो, राइट ए लेटर, एक पत्र लिखो टू द एडिटर, संपादक को, ऑफ ए न्यूज पेपर, एक समाचार पत्र के, अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार बिजली, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुल होने का, इन योर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो अपने इलाके में बार बार बिजली गुल होने पर आपको एक पत्र लिखना है किसी न्यूज पेपर के संपादक को, नहीं पता तो और लगा है। राइट ये लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट योर फुल फी कंसेशन, यानी कि अपने प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य जी को, अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य जी को अपने फीस में कुछ कंसेशन, कुछ कम करने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। तो हम पहले आंसर नंबर 3 डालेंगे क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन है। फिर हम पत्र कौन सा लिख रहे हैं, जैसे हम मान लीजिए ये वाला लिख रहे हैं, ए लेटर टू द एडिटर, ये एडिटर लेटर है, तो ऐसे हेडिंग डालेंगे, ए लेटर टू द एडिटर, और लिखेंगे, हम बिजली गुल होने के मामले में लिख रहे हैं तो देखो लिखेंगे, पहले एड्रेस डालेंगे वजीरगंज गोंडा, ठीक है। मतलब आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अपना डाल दिया है, ठीक है। तो वजीरगंज गोंडा, ठीक है, ये आपका एड्रेस हो गया। किसको लिख रहे हैं, टू लिखकर द एडिटर द अमर उजाला गोंडा, हम टू द एडिटर लिख रहे हैं, अमर उजाला
समाचार पत्र के संपादक को, तो हमने इसको लिख दिया। तो समझ में आया, पहले आपको अपना एड्रेस डाल देना है, फिर किसको पत्र लिख रहे हैं, हम एडिटर को लिख दें तो टू द एडिटर, किसके एडिटर को, द अमर उजाला गोल्डा, बस हो गया। सब्जेक्ट फिर आपको हेडिंग डालना है, आप किस सब्जेक्ट पे लिख रहे हैं, आपका विषय क्या है, क्या प्रॉब्लम है। तो देखो फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का बार बार गुल होना, ठीक है। तो देखो अब हम अपने प्रॉब्लम को सर लिखकर अपने प्रॉब्लम को लिखेंगे। देखो क्या कैसे लिखेंगे, आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, माई कंसर्न, अपनी चिंता अबाउट के बारे में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, बार बार बिजली गुल होने ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली इन आवर लोकेलिटी, अपने इलाके में। तो मैं हमारे इलाके में बार बार बिजली गुल होने के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स, पिछले कुछ हफ्तों से, वी हैव सेवरली, हमें लगातार इम्पैक्टेड, प्रभाव किया है आवर डेली लाइफ, हमारे दैनिक जीवन में। तो पिछले कुछ हफ्तों से हम लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं, ठीक है, लगातार बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। द पावर कट्स, जो बिजली कटौती है, हैव डिस्टरप्टेड, वो हमें परेशान करती है, आवर वर्क, हमारे काम करने में, स्टडी पढ़ाई करने में, एंड डेली एक्टिविटीज, और रोज प्रतिदिन की गतिविधियों में, कॉजिंग ए ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस एंड फ्रस्ट्रेशन, जो कि असुविधा और निराशा हो गई है। ये ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है, इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, एंड फ्रस्ट्रेशन और निराशा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि हमारे दैनिक जीवन को इसने बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। बिजली कटौती ने हमारे काम, पढ़ाई और दैनिक गतिविधियों को बाधित कर दिया है, जिससे बहुत असुविधा और निराशा हुई है, ठीक है। ये आपने प्रॉब्लम लिख दिया। तो समझ में आया इतना, पहले अपना एड्रेस, फिर किसको लिख रहे हैं वो लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर अपनी प्रॉब्लम लिखो। अब प्रॉब्लम तो लिख लिया, आगे देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे आपको आग्रह करना है, थोड़ा उनसे रिस्पेक्ट, थोड़ा उनसे रिक्वेस्ट कीजिए। देखो क्या है, आई अर्ज द अथॉरिटीज, यानी कि आई अर्ज, मैं आग्रह करता हूं, द अथॉरिटीज मतलब जो अधिकारी हैं, टू टेक, लेने का, इमीडिएट एक्शन, जल्दी कार्रवाई, टू एड्रेस दिस इश्यू, इस इश्यू को ध्यान में रखते हुए, एंड इंश्योर डेट, और ये सुनिश्चित करें कि वी हैव ये कंसिस्टेंस, हमें मिल सके कंसिस्टेंटली एंड रिलायबल सप्लाई, और भरोसेमंद सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की। तो हमें अधिकारियों से हम आग्रह कर रहे हैं कि वे इस मुद्दे के समाधान के लिए तत्काल कार्रवाई करें और ये सुनिश्चित करें कि हमारे पास बिजली की निरंतर और विश्वसनीय आपूर्ति हो। फिर आपको थोड़ा सांत्वना देना है। आई होप, मुझे आशा है, दैट की द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, यानी कि संबंधित अधिकारी, विल टेक दिस मैटर, वो इस मैटर को लेंगे सीरियसली, गंभीरता से, एंड और वर्क टूवर्ड फाइंडिंग, और वर्क, काम करेंगे, टूवर्ड्स, की ओर, फाइंडिंग ए सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन पाने की, टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की। तो मैं आशा करता हूं, ठीक है, मैं आशा करता हूं कि जो इससे संबंधित अधिकारी हैं वो इस मामले को गंभीरता से लेंगे और इस समस्या का समाधान खोजने की दिशा में काम करेंगे। योर सिंसियरली XYZ, बस आपको नाम नहीं लिखना है। मैं शुभम गोस्वामी हूं, तो मैं अपना नाम नहीं लिखूंगा, ना तो आपको नाम लिखना है, नाम मत लिखिएगा, ठीक है। योर सिंसियरली XYZ, बस हमारा लेटर हो चुका है। तो इस तरह से लेटर लिखकर आओगे, 10 में 10 पाओगे। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी, हमने सेक्शन A, सेक्शन B पढ़ लिया, आप सेक्शन C ग्रामर को देखेंगे। चलिए देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब चलिए स्टूडेंट, सेक्शन C ग्रामर को देखते हैं। ये टोटल आएगा, सेक्शन B हमारा 20 का था, ये 25 नंबर का रहेगा। इसमें देखो ध्यान देना थोड़ा सा, 4 नंबर क्वेश्चन, ये ऑप्शनल है, इसमें आपके इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन ऑप्शनल रहेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 10 नंबर का रहेगा। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। जैसे ए देखो, ये फॉरेनर हु सेटल्स इन ये कंट्री इज कॉल्ड, ये फॉरेनर एक विदेशी हु सेटल्स जो बसता है इन ये कंट्री किसी देश में, इस कॉल्ड कहलाता है। यानी कि किसी देश में बसने वाले विदेशी को क्या कहते हैं भैया, उसको इमिग्रेंट कहते हैं। इमिग्रेंट का मतलब होता है आप प्रवासी। तो देखो पहले सेक्शन C ग्रामर डालेंगे, आंसर नंबर 4 डालेंगे। फिर देखो आंसर नंबर 4 का ए है, तो आंसर ए डालकर जो आपका ऑप्शन सही है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन सही है तो फर्स्ट लिखकर इमिग्रेंट लिख देंगे। आंसर बी देखो, टू डाई इन हार्नेस मींस, टू डाई इन हार्नेस का मतलब क्या होता है, तो देखो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, टू डाई व्हाइल इन सर्विस, यानी कि काम करते समय मृत्यु हो जाना। ठीक है, तो ये आपका हो जाए सेवा के दौरान मृत्यु हो जाना, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, टू डाई व्हाइल इन सर्विस। सी वाला देखो, द सिनोनिम्स ऑफ डिलीगेंट, डिलीगेंट का सिनोनिम क्या होगा, देखिए डिलीगेंट का मतलब होता क्या है, आप लोग बताएं। डिलीगेंट का मतलब होता है परिश्रमी, जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा बताइए, इसका सिनोनिम्स होगा आंसर नंबर 4 इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, तो सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो। तो डिलीगेंट का मतलब परिश्रमी, तो इंडस्ट्रियस का मतलब होता है क्या होता है, मेहनती या परिश्रमी, तो दोनों एक दूसरे से सिनोनिम्स हैं। डी, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, व्हिच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, इस सेंटेंस में कहां गलती है, ये सिंटैक्स है, बताओ इसमें कहां गलती है, मतलब
खेत में मवेशी चर रहे हैं, इसमें गलती है किसमें, कैटल में गलती है। देखो कैटल्स में गलती है, क्यों गलती है, क्योंकि कैटल्स नहीं रहेगा, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ऐसे लिखना है। तो आंसर सी का चौथा, आंसर डी का पहला सही है, ऐसे आपको लिख देना है ABCD करके, ठीक है। अब आंसर ई पे हम लोग चलते हैं भैया। आंसर ई, द एंटोनिम्स ऑफ इनविटेबल इज, इनविटेबल का मतलब क्या होता है बताइए। इनविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, अवॉइडेबल। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो। तो देखो इनविटेबल का मतलब होता है अनिवार्य, कोई काम बहुत अनिवार्य हो। तो अवॉइडेबल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टालने योग्य। अवॉइड का मतलब होता है टालना, तो अवॉइडेबल का मतलब टालने योग्य। तो ई का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये तो ऑप्शनल थे 5 क्वेश्चन, हमें 10 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अभी हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन ये सब है। चलिए इनको भी देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 5 नंबर है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। देखो चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको दोनों में से किसी एक सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। डायरेक्ट स्पीच आपको दिया गया, जैसे देखो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी, यानी कि क्या तुम मेरे लिए कुछ पैसे छोड़ सकते हो। इसको आपको इनडायरेक्ट में बदलना है, दोनों में से एक ही करना है। तो पहले हम आंसर 5 का ए डालेंगे, ऐसे आंसर नंबर 5 आंसर ए। इसका हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट वाला कर रहे हैं, ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। तो देखो ये आपका कौन सा, देखो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सा टेंस है ये, पहले कौन सा सेंटेंस है, कैन आगे लगा है तो ये इंट्रोगेटिव होगा। कौन सा टेंस है, देखो कैन कुड वाला है, ठीक है। तो यहां पे हम कैसे बनाएंगे, देखो ही आस्क्ड मी, आस्क्ड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ लगेगा। तो ही आस्क्ड मी। अब इफ का यूज करेंगे, इफ अब आई आपका देखो यू बदलेगा किससे, यू बदलेगा मी से, क्योंकि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये मी से बदलेगा। मी के लिए सब्जेक्ट लिखेंगे आई, तो आई मैंने कर दिया। कैन बदल जाएगा कुड में, देखो कैन है कुड में बदल गया। स्पेयर सम मनी फॉर हिम, देखो मी था, ये ही से बदलेगा, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ही के लिए हम हिम का यूज करेंगे। तो ऐसे आपको लिख देना है, आंसर ए करके आपको ऐसे आंसर लिख देना है। अब एक ही करना था, बी वाला देखते हैं। कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्ट, 2 नंबर ये सिंथेसिस है, मतलब आपको 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, लेकिन उसका मीनिंग ना बदले। देखो हर हस्बैंड डाइड, उसके पति की मृत्यु हो गई। सी हियर्ड द न्यूज, उसने समाचार को सुना। सी फैंटेड, वो बेहोश हो गई। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस में बदलना है, तो कैसे बदलोगे, देखो आंसर बी का फर्स्ट, हैविंग हियर्ड द न्यूज, यानी कि ये समाचार सुनने के बाद आप हर हस्बैंड डेथ, अपने पति की मृत्यु का, सी फैंटेड, वो बेहोश हो गई, यानी कि अपने पति के मृत्यु का समाचार सुनने के बाद वो बेहोश हो गई। देखो मैंने तीनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया है, वो भी सिंपल सेंटेंस, तो ये आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब आंसर सी देखते हैं। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मतलब आपको दोनों में से किसी एक को डायरेक्ट इस ब्रैकेट के अनुसार चेंज करना है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन है। देखो जैसे हमारा है तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, हम इसी को कर देते हैं, ये आपका पॉजिटिव में बदलना है, क्योंकि ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, तो इसको ऐसे बदलेंगे। वेरी फ्यू पोएट्स आर एज ग्रेट एज तुलसीदास, ये आपका पॉजिटिव डिग्री में बदला जा चुका है। आंसर डी देखो, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको इसको करेक्ट करना है, ये सिंटैक्स है। इसमें देखो फर्स्ट सेकंड 2 क्वेश्चन है, एक को सही करो। जैसे मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी, सॉरी मिल्क इज प्रीफरेबल देन टी, ये आपका है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा बताइए, दूध चाय से बेहतर है। तो देखिए प्रीफरेबल के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं, देन का नहीं, तो यहां पे यही गलती थी, हमने सही कर दिया। देखो मिल्क इज प्रीफरेबल टू टी, ठीक है, ऐसे मैंने कर दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट हमारा है, इसको कहते हैं होमोफोन्स। इसको कैसे करेंगे, देखो यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। आपको दोनों में से किसी एक सेंटेंस को अपने दोनों में से किसी एक को अपने सेंटेंस में यूज करना। जैसे देखो स्टेशनरी, दोनों पढ़ने में सेम लग रहे हैं, दिखने में भी थोड़ा बहुत सेम है। दूसरा साइट, इसमें दोनों में से किसी एक को अपने सेंटेंस में यूज करके बताओ कि दोनों अलग अलग है। जैसे ये साइट है, ये साइट है, ये दोनों पढ़ने में सेम है लेकिन अलग अलग है, इसको समझाओ। देखो ऐसे लिखेंगे आंसर का दूसरा। जैसे साइट, इस साइट का मतलब होता है दृश्य। तो देखो इट वाज ए मैग्निफिसेंट साइट टू सी द माउंटेन्स, यानी कि पहाड़ों को देखना जो है एक बहुत ही शानदार दृश्य है, ठीक है। दूसरा साइट, इस साइट का मतलब होता है स्थल। यू नीड टू विजिट द कंस्ट्रक्शन साइट टू सी द मॉडिफिकेशन, तुम्हें मॉडिफिकेशन को देखने के लिए
कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर जाना चाहिए, यात्रा करनी चाहिए, ठीक है। तो ये करने की आवश्यकता है। तो ये आपका हो गया होमोफोन्स, ठीक है। इसमें एक और टॉपिक होता है, वो है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसको भी देखते हैं। अब देखिए आंसर नंबर 6 जो हमारा है ये, इसमें जब आप इसको सॉल्व करें तो पहले देखिए हिंदी का पैसेज रहेगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। पहले आप भारत एक डॉट डॉट करके कर सकेंगे, ऐसे कर देना, ट्रांसलेशन लिख देंगे, फिर हम ऐसे इसको ट्रांसलेट कर देंगे। ये हिंदी का पैसेज है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। समझ में आया? तो ये मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग होगा। मैं आपको इसको अलग से भी बता चुका हूं और अभी भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। इसको आपको करना होगा हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट। तो हमारा सेक्शन सी भी कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन डी बचा है। देखो 60 नंबर का पेपर हमारा हो गया, यानी कि 15 नंबर का सेक्शन ए, 20 नंबर का सेक्शन बी और 25 नंबर का आपका सेक्शन सी 60 नंबर का हो गया। अब 40 नंबर का सेक्शन डी होगा जिसमें प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री होंगे। चलिए इसको भी देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट सेक्शन डी पे आए तो सबसे पहले प्रोज के क्वेश्चन आएंगे। देखो प्रोज में 2 शॉर्ट एक लॉन्ग रहेगा 15 नंबर, पोएट्री में 1 स्टैंजा 1 सेंट्रल आइडिया 10 नंबर और सप्लीमेंट्री में 2 शॉर्ट 1 लॉन्ग, यानी कि इसमें भी 15 नंबर मिलेंगे, यानी कि टोटल मिलाकर 40 नंबर रहेगा, ठीक है। ठीक है, देखो सेक्शन डी 7 नंबर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड ईच। 8 नंबर का रहेगा, मतलब 2 क्वेश्चन आपको, एक क्वेश्चन में 2 रहेंगे, एक ही करना होगा। जैसे ए है व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, यानी कि मुकेश जीवन में क्या बनना चाहता था। नहीं पता है तो देखो और लगा है, दूसरा आप कर सकते हैं। देखो व्हाट डिड द ऑथर थिंक व्हेन ही वाज ड्राइंग इन डीप वाटर, यानी कि जब लेखक गहरे पानी में डूब रहा था तो उसने क्या सोचा, ठीक है। तो दोनों में से आपको एक ही करना है। तो पहले हम सेक्शन डी लिटरेचर हेडिंग डालेंगे, आंसर नंबर 7 डालेंगे। देखो मैंने डाला नहीं था, आप लोग डाल के हेडिंग लिख दीजिएगा। फिर आंसर ए हम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला कर रहे हैं, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, मुकेश अपने जीवन में क्या बनना चाहता था। तो देखो लिखा है आंसर, मुकेश बिलोंग्स, मुकेश संबंध रखता है टू द बैंगल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले लोगों के परिवार से। आप फिरोजाबाद में, तो मुकेश जो है फिरोजाबाद के चूड़ी निर्माताओं से संबंधित है। वेयर जहां ईच फैमिली इज इंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग, जहां का हर एक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। मुकेश ड्रीम इज टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, मुकेश का सपना एक मोटर मैकेनिक बनना है। एंड और उसका सपना है टू लर्न टू ड्राइव ए कार, और कार को चलाना सीखना है। 10 इस प्रकार ही वांट्स टू एबल हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। वो भले ही चूड़ी बनाने वाले घर से बिलोंग करता है, लेकिन वो खुद का मालिक बनना चाहता है। तो हमने इसको कर दिया, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, जो आपको पता होगा कीजिएगा। बी देखो क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग ए रैट ट्रैप, यानी कि फेरी वाले को यह विचार कहां से आया कि पूरा संसार एक बड़ी चूहेदानी है, ठीक है। नहीं पता तो दूसरा आप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट डिड गांधी डू फॉर आफ्टर नोइंग द माइजरेबल कंडीशन ऑफ द फार्मर्स एट चंपारण, यानी कि गांधी जी ने चंपारण के किसान की दयनीय स्थिति को जानकर क्या किया, ठीक है। तो हम आंसर बी हेडिंग डालेंगे और इसको कर रहे हैं, इसको तो इसको लिख देंगे। देखो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए। द पेडलर, ठीक है, देखो द पेडलर फेरी वाला वाज ये बैगे बॉन्ड, यानी कि वो एक आवारा, बैगे बॉन्ड का मतलब क्या होता है, आवारा व्यक्ति। वो एक आवारा व्यक्ति था। हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स मेड बाय हिम, जो अपने द्वारा बनाए गए चूहेदानी को बेचता था। वन डे एक दिन एज ही वाज स्टक, वो फंस गया बाय द आइडिया, विचारों द्वारा, दैट की द वर्ल्ड, ये संसार वाज ये बिग रैट ट्रैप, एक बड़ी चूहेदानी। और एक दिन उसके मन में ये विचार आया कि ये पूरा संसार एक बड़ी चूहेदानी है, बाकी कुछ नहीं है। तो उसको ऐसा विचार आया, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो चुका है सेक्शन डी का। अब इसी में 8 नंबर क्वेश्चन रहेगा जो लॉन्ग रहेगा प्रोज का। देखो 8 नंबर इसका, 7 नंबर इसका, इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए इसको भी देखते हैं। अब देखिए 8वां क्वेश्चन जो है, इसमें आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड, 7 नंबर का रहेगा। जैसे ए देखो, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल टू द फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि इसका मतलब क्या होगा बताइए। स्वतंत्रता आंदोलन में आम लोगों का क्या योगदान था। नहीं पता तो दूसरा देखिए, द स्टोरी रैट ट्रैप इज ए मिक्सचर ऑफ एंटरटेनमेंट एंड फिलोसफी एक्सप्लेन, यानी कि जो द रैट ट्रैप स्टोरी है ये मनोरंजन और दर्शन का एक मिश्रण है, इसको आप एक्सप्लेन करो। तो देखो हम कर रहे हैं आंसर नंबर 8 डालेंगे, बी वाला हम कर रहे हैं भाई, हम
हमें ये वाला पता है रैट ट्रैप वाला, तो हम इसको कर देंगे। आखिर ये क्यों? एक दार्शनिक और मनोरंजक कहानी है। देखो मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझना, बार बार नहीं बताएंगे क्योंकि ये क्लास काफी ज्यादा लंबी होती जा रही है। देखो इट इज ट्रू, ये सच है दैट की द स्टोरी कहानी द रैट ट्रैप इज बहुत एंटरटेनिंग, ये बहुत ज्यादा मनोरंजक एंड फिलोसॉफिकल और दार्शनिक है। तो ये सच है कि द रैट ट्रैप जो कहानी है ये मनोरंजक और दार्शनिक दोनों है। ठीक है, द थीम ऑफ द स्टोरी इंटरटेन्स, यानी कि इस कहानी का जो विषय है वो आनंद देता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी कि शुरुआत से लेकर टू द एंड, अंत तक। तो कहानी का विषय शुरू से अंत तक मनोरंजन करता है। द प्रीमाइस ऑफ द स्टोरी स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द रैट ट्रैप सेलर, यानी कि द प्रीमाइस स्टोरी, ये जो कहानी का आधार है, स्टार्टिंग वो शुरू होता है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, परिचय से, आप द रैट ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाले की। तो कहानी का आधार चूहेदानी बेचने वाले के परिचय से शुरू होता है। हिम मीटिंग द क्रॉफ्टर एंड चीटिंग हिम, और किसान से मिलने और उसको धोखा देना भी इसमें है। बीइंग मिस्टेकन बाय आयरन मास्टर टू द एंड, और आयरन मास्टर द्वारा की गई, आयरन मास्टर के द्वारा गलती किया जाना, ठीक है, उस पर भी आधारित है। टू द एंड एवरी एक्सपेक्ट कैप्चर द अटेंशन ऑफ द रीडर, और ये सभी पहलू पाठक का ध्यान खींचता है। जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये आपका ध्यान खींचता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले चूहेदानी बेचने वाले को बताया गया, फिर वो चूहेदानी बेचने वाला किसान से मिला, उससे उसके साथ उसने चीटिंग की, उसको बताया गया, फिर आयरन मास्टर ने कुछ गलतियां की, उसको बताया गया। इसीलिए जो पाठक है उसको ये कहानी काफी अच्छी लगती है। बट द कंपैरिजन बिटवीन ये रैट ट्रैप एंड दिस वर्ड कन्वेज ये डीप फिलोसॉफिकल मैसेज, ठीक है। लेकिन बट द कंपैरिजन, लेकिन जो तुलना है बिटवीन के बीच, ए रैट ट्रैप एक चूहेदानी एंड दिस वर्ड, और इस संसार के बीच, कन्वे ये डीप, ठीक है, वो जो है हमें संदेश देती है, फिलोसॉफिकल मैसेज, यानी कि दार्शनिक संदेश, ठीक है। तो लेखक, लेकिन चूहेदानी और इस दुनिया के बीच तुलना एक गहरा दार्शनिक संदेश देती है। दिस वर्ड प्रोवाइड्स अस विथ द थिंग दैट अलाउस अस, यानी कि जिस प्रकार ये दुनिया हमें, देखो दिस वर्ड, ये दुनिया प्रोवाइड्स, हमें प्रोवाइड कराती है, प्रदान करती है, अस हमें, विथ द थिंग वो चीज, दैट अलाउस अस जो हमें मुहैया कराती है। तो ये दुनिया हमें वो चीज मुहैया कराती है जो हमें लुभाती है। अलाउर का मतलब होता है लुभाना, ठीक है। जस्ट एज ये बेट इज यूज टू ट्रैप ह्यूमन बीइंग, जस्ट एज ये बेट, और जस्ट एज ये बेट, बेट का मतलब होता है चारा, इज यूज्ड प्रयोग किया जाता है, टू ट्रैप फंसाने के लिए, ह्यूमन बीइंग लोगों को। और जिस प्रकार चूहे को फंसाने के लिए चारे का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को फंसाने के लिए भी चारे का प्रयोग किया जाता है। ऐसा ये जो रैट ट्रैप सेलर है वो सोच रहा है, ठीक है। देखो आगे देखो, द स्टोरी सो ब्यूटीफुली हाईलाइट द ह्यूमन डिलेमा, यानी कि द स्टोरी, ये कहानी, सो ब्यूटीफुली, बहुत ही सुंदर रूप से, हाईलाइट का मतलब क्या होता है? हाईलाइट का मतलब होता है प्रदर्शित करना, या और भी कुछ चीजें होती हैं हाईलाइट, ठीक है। हाईलाइट उजागर करती है द ह्यूमन डिलेमा, मानवीय दुविधा को, दैट जो वन वांडर्स, यानी कि जो आश्चर्य में डालता है, इन ए वेदर वन शुड एक्सेप्ट द एलिमेंट आर रिजेक्टेड देम, यानी कि ये कहानी इतनी खूबसूरती से मानवीय दुविधा को उजागर करती है कि कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता है। देखो कोई भी, दैट वन वांडर इन, वो कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता है, ठीक है, कि क्या किसी को प्रलोभन स्वीकार करना चाहिए या उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। ये आपका होता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। मैंने समझाने का प्रयास किया आपको, क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो रहा है, तो आपको ध्यान से समझना है। अभी और भी चीजें हमें पढ़नी है। अब चलते हैं पोएट्री पे, देखते हैं क्या है। अब देखिए जो हमारा आंसर नंबर 9 है, देखो ये पोएट्री का स्टैंजा है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है। ये आपको खूब ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर देना है। देखो, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, ठीक है, शायद ये पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज वेयर एवरीथिंग सीम डेड, यानी कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है, ठीक है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में वो जीवित साबित होता है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, तो मैं सिर्फ 12 तक गिनूंगा। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम चुप रहो और मैं चला जाऊंगा। ये किस चैप्टर का है बताएं आप लोग? ये शायद कीपिंग क्वाइट चैप्टर का है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसके नीचे क्वेश्चन है, ए व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस, ये पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। बी व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, यानी कि जब सब कुछ मृत हो जाता है तो क्या बचता है। व्हाट डज द पोएट आस्क टू डू, ये पोएट हमसे क्या पूछना चाहते हैं। तो सिर्फ 6 नंबर का रहेगा, 2-2 नंबर आपको इसके लिए मिलेंगे। तो आंसर नंबर 9 ऐसे हम लोग हेडिंग डालेंगे खूब प्यारा सा। और परहैप्स डॉट डॉट करके आई विल गो,
देखो ये आपका फर्स्ट वर्ड और ये लास्ट वर्ड ऐसे लिख देंगे। आंसर ए, क्वेश्चन है आपका कि व्हाट लेसन डज द अर्थ टीच अस, यानी कि ये पृथ्वी जो है हमें क्या सिखाती है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसको हम जान लेते हैं। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, देखो आंसर ए, यानी कि पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। द अर्थ, ये पृथ्वी टीचर्स हमें सिखाती है दैट की देयर इज लाइफ, ये जीवन है, अंडर अपेरेंट, यानी कि इसके तहत स्थिरता, शांति के तहत या स्थिरता के तहत। ठीक है, तो पृथ्वी हमें सिखाती है कि स्पष्ट शांति के तहत ही जीवन है। अगर आप शांत रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो आप अच्छे से रहेंगे। ठीक है, इट मीन्स, इसका मतलब दैट की वी कैन स्टिल, यानी कि हम तभी तक बी अलाइव, जीवित रह सकते हैं, इवन जब इफ वी अपीयर, अगर हम दिखेंगे, टू बी स्टिल, स्टिल का मतलब होता है शांत, आर काम, स्टिल का मतलब होता है स्थिर और काम का मतलब होता है शांत। तो कहा जा रहा है कि इसका मतलब ये है कि भले ही हम स्थिर या शांत प्रतीत हों, फिर भी हम जीवित रह सकते हैं। ऐसा मत समझिए कि जो लोग शांत हैं वो निष्क्रिय हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। देखिए शांति से पहले की भी तूफान हो सकती है। ठीक है, तूफान के पहले की भी शांति वो हो सकती है। तो द अर्थ टीच अस दैट देयर इज लाइफ अंडर अपारेंट स्टिलनेस, यानी कि ये पृथ्वी हमें सिखाती है कि स्पष्ट शांति के तहत ही जीवन है। इट मीन्स दैट वी कैन स्टिल बी अलाइव इवन इफ अपीयर टू बी स्टिल आर काम। इसका मतलब ये है कि भले ही हम स्थिर या शांति प्रतीत हों, फिर भी हम जीवित रह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा बी वाला देखो, व्हाट रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, यानी कि जब सब कुछ मृत प्रतीत होता है तो क्या जीवित रहता है। तो देखो ओनली द अर्थ, सिर्फ ये पृथ्वी इज अलाइव, जीवित रहती है, व्हेन, जब एवरीथिंग एल्स, सब कुछ, अपीयर्स टू बी डेड, यानी कि मृत दिखता है। तो जब सब कुछ मृत दिखाई पड़ता है तो सिर्फ ये पृथ्वी जीवित रहती है, कुछ नहीं रहेगा, ये पृथ्वी रहेगी। ठीक है, आंसर सी, व्हाट डज द पोएट आस्क टू डू, ये कवि जो है हमें क्या करने को कहते हैं। तो देखिए द पोएट आस्क टू डू, ये कवि हमें कहते हैं, क्या कहने के लिए कहता है, टू डू काउंट, यानी कि गिनने के लिए, टू 12, 12 तक, एंड बी साइलेंट, और शांत रहने के लिए, एंड और स्टिल, स्थिर, सो दैट, ताकि बी कैन, हम कर सकें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, यानी कि आत्मनिरीक्षण। तो ये कवि जो है ये हमें 12 तक गिनती करने को और चुप रहने के लिए कहता है, ताकि हम आत्मनिरीक्षण कर सके। मतलब आप हमेशा शांत रहें, ऐसा नहीं है कि फकर फकर आप बोल रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है, तर्क वितर्क फालतू की कर रहे हैं, ये सब मूर्ख लोगों का काम है। आप अपने काम पे ध्यान दें, टारगेट आपका अपना कार्य होना चाहिए। जिस दिन आप अपने काम में सक्सेस हो गए, कोई आगे पीछे नहीं रह जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। तो ये आपका हो गया स्टैंजा। अब चलिए सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा है ये सेंट्रल आइडिया है, नेक्स्ट पेज में रहेगा। देखो ध्यान से समझना, क्योंकि हमारा 4 नंबर का सेंट्रल आइडिया होता है। जो ये 3 सेंट्रल आइडिया दिया है ना, यही 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैंने कहा कि पेपर को ध्यान से समझना, यही पेपर आएगा, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो ये जो 3 सेंट्रल आइडिया लिया है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर में, यही 3 इंपॉर्टेंट भी है। इन 3 को पढ़ लो, ये 4 नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, मैं जो बोलने जा रहा हूं, मेरी शब्दों पर ध्यान देना, क्योंकि हमारे शब्द जो हैं वो आपको कहीं ना कहीं काफी अच्छे रहेंगे। ठीक है, आपके लिए लाभदायक, जिसको हम लोग बोलते हैं। देखो इसमें से कौन सा सेंट्रल आइडिया लिखोगे, पहले तो हम आंसर आप 10 डालेंगे, सी वाला हम लिखेंगे कीपिंग क्वाइट, जो अभी हमने पढ़ा था, कीपिंग क्वाइट सेंट्रल आइडिया लिखेंगे। देखो इन कीपिंग क्वाइट, इस कीपिंग क्वाइट कविता में द पोएट डिमांड्स, कवि मांग करता है, द नेसेसिटी, यानी कि आवश्यकता का, आप क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि शांत आत्मनिरीक्षण का। तो इस कीपिंग क्वाइट कविता में जो कवि है वो शांत आत्मनिरीक्षण की मांग करता है। वो कहता है हमेशा शांत रहो, शांति के साथ काम करो। ठीक है, और ऐसा काम करो कि एक दिन तूफान आ जाए। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया सेंट्रल आइडिया। मतलब सेंट्रल आइडिया में आपको पोएट्री जो आपका चैप्टर है उसका केंद्र बिंदु लिखना होता है। ठीक है, देखो मैन्स एक्शन, मनुष्य का कार्य, हिज रस, उसकी हड़बड़ी, एंड हरी, और उसकी हड़बड़ी से पहले हैव ऑलरेडी, उसने पहले ही कॉज्ड, पैदा कर दिया है, मच चाउज, चाउज का मतलब क्या होता है, अराजकता, एंड ट्रबल, और परेशानी इन द वर्ल्ड, संसार में। तो मनुष्य का कार्य और उसकी हड़बड़ी, और हड़बड़ी से पहले ही दुनिया में बहुत अराजकता और परेशानी पैदा हो गई है। देखिए अगर आप किसी काम को बहुत हड़बड़ी में करेंगे भाई, वो काम पूरा नहीं होगा। जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, आप इंसान हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ, अब इट इज द टाइम, वो समय आ गया है, व्हेन, जब ही शुड टेक पास, उसे विराम लेना चाहिए। तो अब वो समय आ गया है जिसमें उसको विराम लेना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसे
उसे आत्मनिरीक्षण, आत्म मंथन करना चाहिए। स्टिलनेस, स्थिरता डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी। इसका मतलब डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता। यानी कि स्थिरता का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। ऐसा आप ना समझे कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा स्थिर है, बहुत ज्यादा शांत है तो वो निष्क्रिय है, ऐसा मत समझिए, क्योंकि वही कुछ बड़ा करके दिखाएगा। स्टिलनेस एंड साइलेंस, स्थिरता और जो साइलेंस है, मौन है, विल हेल्प, वो सहायता करती है मैन, आदमी को, इन क्रिएटिंग, पैदा करने में, आप ये फीलिंग, भावना को, आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग, यानी कि लोगों के बीच। ठीक है, तो शांति और मौन मनुष्य को आपसी समझ का एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करेंगे। आपको हमेशा शांत और थोड़ा क्रिएटिव रहना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा इधर उधर मत कीजिएगा। बस हो गया ये भी आपका। आप सप्लीमेंट्री रीडर पे चलेंगे, हमारा जो सप्लीमेंट्री है उसको देखते हैं। अब देखिए जो हमारा सेक्शन डी का जो सप्लीमेंट्री है 11 नंबर, व्हाई कुड चार्ली नेबर, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ऊपर लिख देना, आंसर इन वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, जैसे उसमें लिखा था, इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है यहाँ पे, थोड़ा क्या किया गया है, देखिए मैं फिर से बता देता हूं इसको। देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन ये है, व्हाई कुड चार्ली नेबर अगेन फाइंड द थर्ड लेवल, यानी कि चार्ली ने थर्ड लेवल को क्यों वो कभी नहीं खोज सका, इसको आपको आंसर देना। नहीं पता तो और लगा है, व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर्स बर्थ, यानी कि टाइगर्स के जन्म के समय, राजा के जन्म के समय क्या भविष्यवाणी की गई थी। तो हम इसको लिखना चाहते हैं, आंसर 11 का ए हम लिखेंगे, ये वाला। ठीक है, तो आंसर 11 का ए। देखो, चार्ली कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल, चार्ली जो है वो कभी थर्ड लेवल को नहीं पा सका अगेन, दोबारा, बिकॉज, क्योंकि इट वाज फ्लीटिंग वर्ड ऑफ इमेजिनेशन, क्योंकि ये कल्पना की एक क्षणभंगुर दुनिया है। मतलब ये कल्पना थी, दैट जो चार्ली हैड इमेजिन, जो चार्ली ने कल्पना की थी, टू लिव इन, उसमें रहने का, द थर्ड लेवल में डिड नॉट एग्जिस्ट, वो अस्तित्व में नहीं था, इन रियलिटी, वास्तव में। तो चार्ली जो है वो दोबारा, देखो, चार्ली कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, चार्ली दोबारा थर्ड लेवल को कभी नहीं पा सका, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि इट वॉज फ्लीटिंग वर्ड ऑफ इमेजिनेशन, ये सिर्फ एक कल्पना की दुनिया थी, दैट जो चार्ली हैज इमेजिन टू लिव इन, जिसमें चार्ली ने रहने की कल्पना की थी। द थर्ड लेवल डिड नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, और थर्ड लेवल जो है वो वास्तविकता में मौजूद नहीं था। ऐसे देखो, आपका ये हो गया। बी वाला देखो, इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, जैसे उसमें 2 थे वैसे इसमें भी 2 रहेंगे, ध्यान देना। हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंट चेंजेस, यानी कि अंटार्कटिका जो है वो पर्यावरण का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कैसे है। नहीं पता तो और लगा है, वाई वाज सदाओ सेंट टू अमेरिका, सदाओं को अमेरिका क्यों भेजा गया। तो हम ये वाला करेंगे बी का, तो आंसर बी का लिखेंगे। देखो, सदाओज फादर, सदाओं के पिता, ड्रीम्स, उनका सपना था, फॉर हिम, उसके लिए, वाज टू गिव हिम, उसको देना, द बेस्ट एजुकेशन, बहुत अच्छी शिक्षा, एंड, और, सो सदाओ वाज सेंट टू अमेरिका, उसको अमेरिका इसलिए भेजा गया, एट द एज, यानी कि उस उम्र में, आप 22, लगभग 22 साल की उम्र में, टू स्टडी, अध्ययन करने के लिए, सर्जरी एंड मेडिसिन, यानी कि सर्जरी और मेडिसिन के बारे में। तो सदाओं के पिता का सपना उन्हें सर्वोत्तम शिक्षा देना था, और इसलिए सदाओं को 22 साल की उम्र में सर्जरी और चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए अमेरिका भेजा गया। सदाओ रियलाइज हिज फादर ड्रीम, सदाओ ने अपने पापा के सपनों को साकार किया, बाई बिकमिंग, बन के, फेमस एज ए सर्जन, एक प्रसिद्ध सर्जन, एज वेल एज ए साइंटिस्ट, और एक इसके साथ साथ साइंटिस्ट भी। तो सदाओ ने एक सर्जन के साथ साथ एक वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध होकर अपने पिता के सपनों को भी साकार किया। उसने अपने पिता के मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया, आपको भी नहीं जाने देना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया हमारा शॉर्ट आंसर। एक लॉन्ग है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन है 12 का, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड। ए है, डिस्क्राइब अंटार्कटिका इज योर ओन वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, यानी कि आपको क्या करना है, पृथ्वी के अंत तक की यात्रा जो चैप्टर है इसके आधार पर अंटार्कटिका को अपने शब्दों में वर्णन करना है। बी, राइट अबाउट द आउटकम ऑफ चार्ली क्वेस्ट फॉर द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर तीसरे जो थर्ड लेवल है इसके लिए चार्ली की खोज के परिणाम के बारे में लिखना। तो हम ए वाला करेंगे, तो आंसर नंबर 12 का ए। इसको समझ लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब अंटार्कटिका के बारे में आपको वर्णन करना। तो देखो, अंटार्कटिका इज ए होम टू 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम, यानी कि अंटार्कटिका इज ए होम, एक घर है, टू 90%, 90% ऑफ द अर्थ, यानी कि
पृथ्वी का टोटल आइस वॉल्यूम यानी कि टोटल कुल बर्फ की मात्रा का। तो अंटार्कटिका पृथ्वी की कुल बर्फ की मात्रा का 90% का घर है, वहां पे बर्फ ज्यादातर है। इट हैज ए सिंपल इकोसिस्टम, इसके पास एक सरल पारिस्थितिक तंत्र है। एंड और लैक्स ए लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और जो बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता है उसका अभाव है। लैक का मतलब होता है कमी, ए लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का अभाव है। फाउंड इन अदर वार्मर रीजन, यानी कि अन्य गर्म क्षेत्रों में पाई जाने वाली। तो इसका एक सरल पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, और अन्य गर्म क्षेत्रों में पाई जाने वाली जैव विविधता का बहुत अभाव है क्योंकि वहां पे ठंडा क्षेत्र है, ठीक है। बट एन इंडिविजुअल कैन फाइंड स्मॉल क्रिएचर्स, लेकिन जो है एक व्यक्ति को छोटे छोटे जीव, ठीक है, लाइक मिज की तरह, एंड माइट्स और चूहे, टू ह्यूज क्रिएटर और बड़े बड़े जीव लाइक ब्लू व्हेल एंड आइसबर्ग्स, और आइसबर्ग एज बिग एज कंट्रीज, जो बड़े बड़े कंट्रीज में पाई जाती हैं। लेकिन एक व्यक्ति को मिज और माइट्स जैसे छोटे जीव से लेकर ब्लू व्हेल और हिस्मैल जैसे बड़े देश जैसे विशाल जीव उसमें मिलते हैं, ठीक है। द प्लेस, ये स्थान, एज इज अनटच्ड, ये अभी भी अछूता है बाई ह्यूमन, आदमियों के लिए, एंड इट इन्वेंशन, और उसके आविष्कारों से। तो ये स्थान जैसा कि मनुष्यों और उसके आविष्कारों से अछूता है, अभी वहां पे उतना आविष्कार नहीं किया गया। इज ये क्वाइट प्लेस, ये एक शांत जगह है, विच जहां इज ओनली इंटरप्टेड, जहां बाधित होती है बाई फॉलिंग मार्श, यानी कि बर्फ गिरने के कारण, आप स्नो, बर्फ गिरने के कारण रैपिडली तेजी से डाउन, ये माउंटेन यानी कि पहाड़ के नीचे। तो ये जो है एक शांत जगह है जो केवल पहाड़ से तेजी से गिरने वाली बर्फ के कारण बाधित होती है, मतलब बहुत ज्यादा बर्फ वहां पे गिरती है तो वहां पे बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो ये आपका हो गया लास्ट क्वेश्चन। तो भैया आज के इस वीडियो में हमने पूरे पेपर को सॉल्व कर दिया, हमने 100 नंबर का पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ बताया। मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको हिंदी मीनिंग के साथ अच्छे से समझाया जाए। अब कैसा था क्या था वो आप जानते हैं। तो आज का क्लास कैसा लगा, बस इस वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही मैं आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़ा लॉन्ग वीडियो था, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।